अमेरिकन्स जो इस जंग को जल्द ही खत्म करना चाहते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने एक ऐसा बॉम्ब बनाया। यूएसएस इंडियाना पुलिस का मिशन था कि वे 26 जुलाई तक उस सीक्रेट बॉम्ब का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एक जापानी सबमरीन से 2 टॉर्पीडो टकरा जाते हैं और इस वजह से इंडियाना पुलिस को बहुत नुकसान होता है। तो उन सर्वाइवर्स के लिए अपनी जान बचाने और आने वाली खतरनाक लड़ाई की सिर्फ अभी शुरुआत होती है। और ये एक ऐसा इलाका था जहाँ बहुत खतरनाक शार्क्स पाई जाती थी और बुल शार्क टॉप प्रीडेटर्स होते हैं और ये कुछ भी खा लेती हैं। तो वो दोबारा अटैक करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब भी पैसिफिक ओशन में जारी थी, जबकि 8 मई को जर्मनी ने और 29 अप्रैल को इटालियंस ने हार मान ली थी। लेकिन इसके बावजूद जापान फिर भी पैसिफिक ओशन में लड़ता रहा, जिसने जापानी सोल्जर्स की जहानत का इम्तिहान लिया। अमेरिकन्स जो इस जंग को जल्द ही खत्म करना चाहते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने एक ऐसा बॉम्ब बनाया जिस पर उन्हें यकीन था कि ये बॉम्ब उनके मकसद को बहुत आसानी से पूरा कर देगा। ये वेपन इस कदर सीक्रेट रखा गया कि इसे मारियानास के आइलैंड टिनियन पर जमा करना पड़ा। कुछ यूरेनियम को प्लेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया गया और कुछ को यूएसएस इंडियाना पुलिस जैसे बहरी जहाज़ों पर ले जाया गया था। यूएसएस इंडियाना पुलिस का मिशन था कि वे 26 जुलाई तक उस सीक्रेट बॉम्ब का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टिनियन तक पहुंचाएं, जो उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और उसके बाद 28 जुलाई तक उनके पास एक नया मिशन था और वो था जापान पर हमले की तैयारी के लिए फिलीपींस में यूएसएस इडाहो के साथ शामिल होना। इस मिशन के लिए शिप 30 जुलाई को फिलीपीन के समुद्र में 17 नॉट्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसको उन्होंने ना तो कभी सोचा था और ना ही कोई तैयारी की थी। ठीक आधी रात के बाद एक जापानी सबमरीन से 2 टॉर्पीडो टकरा जाते हैं और इस वजह से इंडियाना पुलिस को बहुत नुकसान होता है और वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है और सिर्फ 12 मिनट के अंदर अंदर शिप अपने साथ 300 आदमियों को लेकर समुद्र की तह में डूब जाती है। इस शिप में टोटल 1179 लोग होते हैं, जिनमें से 300 तो ऑलरेडी शिप के साथ ही डूब जाते हैं और बाकी 879 बच जाने वाले सभी आदमी जिंदा होते हैं। और ये तो उन सर्वाइवर्स के लिए अपनी जान बचाने और आने वाली खतरनाक लड़ाई की सिर्फ अभी शुरुआत होती है। जब सुबह होती है और दिन की रोशनी नजर आती है तो उस वक्त सर्वाइवर्स अंदाजा लगाते हैं कि वो कितना बुरा फंस गए हैं, क्योंकि उस वक्त उन्हें अपनी हालत का सही से अंदाजा होता है। उनके इर्द गिर्द सारा पानी तेल और खून में पूरी तरह से बदल गया था और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये थी कि उस वक्त उनके पास लाइफ बोट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, जो 879 आदमियों के लिहाज से बहुत कम होती हैं और इवन कि उनमें से कुछ के पास लाइफ वेस्ट भी नहीं थी और इसीलिए उनके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि वो अपने इर्द गिर्द मर जाने वाले लोगों की वेस्ट उतार के पहन लें, जिनकी बॉडी समुद्र में तैर रही थी। वो सभी उस वक्त बहुत बुरे हालात में थे, जहां वो खुले पानी में खून और डेड बॉडीज की स्मेल से घिरे हुए थे। और ये एक ऐसा इलाका था जहां बहुत खतरनाक शार्क्स पाई जाती थी। उन सबको एक बात का आइडिया तो अच्छे से हो ही गया था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए खुद को ऑर्गेनाइज रखना होगा। इसीलिए उनमें से बहुत से लोग पानी में तैरने वालों को इकट्ठा करने के लिए भागते हैं। फिलीपींस दुनिया में उन कंट्रीज में से एक माना जाता है जहां हाईएस्ट शार्क डाइवर्सिटी है। इसके पानियों में शार्क की 200 से भी ज्यादा स्पीशीज रहती हैं और इन स्पीशीज में से टाइगर शार्क और बुल शार्क के साथ व्हाइट टिप शार्क सबसे ज्यादा खतरनाक और एग्रेसिव मानी जाती है। व्हाइट टिप शार्क्स अक्सर पानी के सरफेस के करीब अपना शिकार पर हमला करती हैं और इन्हें खून की स्मेल एकदम से अट्रैक्ट करती है और ये हमला करने के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं। टाइगर शार्क और बुल शार्क टॉप प्रीडेटर्स होते हैं और ये कुछ भी खा लेती हैं। शार्क्स ने सबसे पहले डेड बॉडीज पर हमला किया और उनका अपना शिकार बनाने लग गई। पर ये देखकर उनमें से बहुत से सर्वाइवर्स ने शुक्र अदा किया कि शार्क्स उनकी बजाय डेड बॉडीज पर अटैक कर रही हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। चूंकि लाइफ बोट्स बहुत कम थी तो कुछ ही लोग बोट्स पर थे
और बाकी बच जाने वालों को अपनी जिंदगियां बचाने के लिए बोट्स को पकड़कर सरफेस पर तैरना पड़ा। सर्वाइवर्स जानते थे कि उनका वाहिद मौका खुद को बचाने का लार्ज ग्रुप्स में रहने का है। इनमें से बहुत से जख्मी हुए थे और कई तो ऑयल में कवर्ड थे और पानी में रहने की वजह से शार्क्स इनके पाँव के नीचे चक्कर लगा रही थी। और आप इस बात का अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में एक इंसान की मेंटल कंडीशन क्या हो सकती है। और ये कोई एक मसला नहीं था जिसकी वजह से वो स्ट्रेस थे, बल्कि इसके अलावा ना उनके पास खाने को कुछ था और ना ही पीने को, और ना ही कोई ऐसा तरीका था कि जिससे वो अपनी इंजरीज को ट्रीट कर सकें। और बहुत जल्द ही बहुत से लोग एक्सपोजर और प्यास का शिकार होने लग गए और बहुत से को तो हेलुसिनेशंस भी आने लग गई। और इन्हीं हेलुसिनेशंस की वजह से उनकी ऐसी कंडीशन हो गई कि उन्होंने बोट्स को छोड़ना शुरू कर दिया। और एक बार जब कोई आदमी ग्रुप से अलग हो जाता तो शार्क उस पर अटैक कर देती और वह दोबारा अटैक करने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती। और ये सब जिंदा रह जाने वाले लोग बेबसी से बस देख ही सकते थे कि कैसे उनके साथियों को समुद्र की गहराई में शार्क्स ले जाती और फिर बस कुछ ही मिनट्स में कैसे खून से भरे हुए पानी में उनकी लाइफ वेस्ट देती हुई नजर आती। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत से जिंदा रह जाने वालों में से भी कई शार्क्स की नजर हो गए। और ये देखकर कि कैसे डिहाइड्रेशन, थकन, एक्सपोजर और मुसलसल शार्क्स की अटैक की वजह से उनकी तादाद कम होती जा रही है, उन्होंने उम्मीद फिर भी नहीं हारी। और उन्हें कहीं ना कहीं अभी भी यकीन था कि नेवी उन्हें रेस्क्यू कर लेगी। वो लोग जो इंडियाना पुलिस के साथ नीचे चले गए थे, उन्होंने बहुत से SOS मैसेजेस को एंड तक रेडिएट किया, लेकिन बदकिस्मती से नेवी ने इन मैसेजेस को सीरियसली नहीं लिया। शुरू में तो इन सब का ख्याल था कि शार्क्स शायद सिर्फ ये चेक करने के लिए आती हैं कि क्या वो अभी तक जिंदा हैं। एक शार्क तैरती हुई इनके पास आती और इनके इर्द गिर्द रहती और फिर सिर्फ उन्हें टच करके चली जाती। लेकिन फिर अचानक से एक शार्क काफ़ी तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ती है और इन पर हमला कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद कम होती जा रही थी और ये सब देखकर बाकी बचे हुए लोग बहुत डर गए थे और वो नाउम्मीद होते जा रहे थे। उनके लिए ये किसी डरावने ख्वाब की तरह था जो कभी नहीं ख़त्म होने वाला था। और फिर 2 अगस्त 1946 को एक नेवी प्लेन अपने रूटीन राउंड पर होता है और उन्हें अचानक से कुछ लोग पानी में तैरते हुए नजर आते हैं। लेफ्टिनेंट विल्बर ग्विन फौरी तौर पर इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए रेडिएट करता है और रेडियो ट्रांसमीटर भी उनकी तरफ गिरा देता है। लेकिन जब वो वहाँ पर बचे हुए लोगों की हालत और शार्क्स का उन पर अटैक करने को देखता है तो वो जल्दी से अपना सी प्लेन समुद्र में उतारता है और उस प्लेन में जितने भी लोग आ सकते थे उनको साथ ले जाने का फैसला करता है। और ऐसे वो इस दिन शार्क के अटैक से 56 लोगों की जान बचा लेता है और इसके साथ ही 6 और प्लेन वहां आ जाते हैं और बाकी बचे हुए लोगों को भी उनमें साथ ले जाते हैं। और ऐसे 879 बच जाने वाले लोगों में से सिर्फ 316 लोग ही 4 दिन की मुसलसल आजमाइश और मुश्किलात के बाद शार्क के अटैक से बचाए जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। और इनमें से बहुत से लोगों को काफ़ी जख्म भी आते हैं और कई हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन और डुलेरियम का भी शिकार हो जाते हैं। और इसी वजह से 316 बच जाने वाले लोगों में से भी 2 की बाद में डेथ हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।